राजस्थान की तपती गर्मी और रेत के बवंडर के बीच एक काली रंग की शानदार रेंज रोवर कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। धूल के गुब्बार ने चारों ओर एक धुंधली चादर बिछा दी थी जिससे रास्ता मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। कार के भीतर जूलियन वैन अपनी प्रभा में लिखा था। नीली आंखों से खिड़की के बाहर के उजाड़ परिदृश्य को देख रहे थे, जो उनके लंदन के कॉर्पोरेट ऑफिस से बिल्कुल अलग था। उनके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं, जो इस बात का संकेत थीं कि वे यहाँ की जलवायु से अपरिचित हैं। जूलियन वेन सिर्फ एक पर्यटक नहीं थे, बल्कि वे प्रसिद्ध वेन ग्लोबल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, जिसने दुनिया भर के तकनीकी बाजारों में अपनी धाक जमाई थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर दृढ़ता थी, जो उनके सफल करियर की कहानी बयां करती थी। हालांकि आज वे किसी व्यावसायिक डील के लिए नहीं, बल्कि अपने दादाजी की एक रहस्यमयी वसीयत के कारण यहाँ आए थे। इस वसीयत ने उन्हें अपने सुख सुविधाओं वाले जीवन को छोड़कर भारत के एक दूरदराज के गांव में आने के लिए मजबूर कर दिया था। उनके दादाजी सर आर्थर वेन ने अपनी वसीयत में स्पष्ट रूप से लिखा था कि जूलियन को शर्मा परिवार की एक लड़की से विवाह करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका पूरा पारिवारिक साम्राज्य और अरबों की संपत्ति किसी चैरिटी ट्रस्ट को दान कर दी जाएगी। जूलियन के लिए यह शर्त किसी सजा से कम नहीं थी, क्योंकि वे आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे और पुरानी परंपराओं में विश्वास नहीं रखते थे। फिर भी उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और सच्चाई का पता लगाने के लिए इस मरुस्थलीय भूमि पर कदम रखा। अचानक कार के इंजन से एक अजीब सी आवाज आई और वह एक झटके के साथ रुक गई। ड्राइवर ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने साथ देने से मना कर दिया था। इस सुनसान रास्ते पर कार का खराब होना जूलियन के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, जहां दूर दूर तक केवल सूखी घास और पत्थर ही दिखाई दे रहे थे। ड्राइवर ने बाहर निकलकर बोनट खोला और धुएं के बीच इंजन को ठीक करने की असफल कोशिश करने लगा। जूलियन ने एक गहरी सांस ली और अपनी जैकेट उतारकर कार से बाहर निकले। तपती धूप ने उनके शरीर को झुलसाना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे इधर उधर देखने लगे ताकि कोई मदद मिल सके, लेकिन चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी हवा के झोंकों के साथ एक बहुत ही मधुर और सुरीली आवाज उनके कानों में पड़ी। वह कोई गीत था जो शायद स्थानीय भाषा में गाया जा रहा था, लेकिन उसकी धुन में एक अजीब सा जादू और रूहानी सुकून महसूस हो रहा था। वह आवाज इतनी प्रभावशाली थी कि जूलियन अपनी सारी परेशानियां भूलकर उस दिशा में कदम बढ़ाने लगे। उन्होंने पत्थरों के एक ऊंचे टीले को पार किया और जो दृश्य उनकी आंखों के सामने आया, उसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। टीले के दूसरी ओर एक छोटी सी जूलियन आउस में भरा उनके एक आंखों के सामने आंखों के हरी भरी घाटी थी, जहां एक युवा लड़की अपनी भेड़ों को चरा रही थी। उसने एक साधारण लेकिन सुंदर पारंपरिक पोशाक पहनी थी और उसके हाथ में एक लंबी लाठी थी। वह लड़की गा रही थी और उसकी आवाज पूरे पहाड़ में गूंज रही थी। जूलियन ने उसे ध्यान से देखा और पाया कि उसकी सुंदरता किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत और चमक थी जो उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। वह लड़की अपनी भेड़ों के साथ बातें कर रही थी और बीच बीच में वह सुरीला गीत गुनगुना रही थी। जूलियन को महसूस हुआ कि यह गीत केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि यह उस लड़की की आत्मा की पुकार थी जो प्रकृति से जुड़ी थी। तभी शांति का यह माहौल अचानक बिगड़ गया जब 3 बड़ी जीपें धूल उड़ाती हुई उस घाटी की ओर आईं। उन गाड़ियों से कुछ हट्टे कट्टे और डरावने दिखने वाले आदमी बाहर निकले, जिनके हाथों में डंडे और हथियार थे। उनके चेहरे पर क्रूरता साफ झलक रही थी। वे सीधे उस लड़की की ओर बढ़ने लगे। जूलियन ने महसूस किया कि स्थिति गंभीर होने वाली है, इसलिए वे एक पत्थर के पीछे छिपकर पूरी घटना को करीब से देखने लगे, ताकि वे सही समय पर हस्तक्षेप कर सकें। उन आदमियों का नेता जगत सिंह नाम का एक स्थानीय गुंडा था, जो इलाके के शक्तिशाली जमींदार विक्रम के लिए काम करता था। उसने चिल्लाते हुए लड़की से कहा कि यह जमीन अब सरकार की नहीं बल्कि उनके मालिक की है। उसने आदेश दिया कि वह अपनी सारी भेड़ों को वहीं छोड़ दे और यहाँ से चली जाए, वरना उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लड़की के चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था, बल्कि उसने अपनी लाठी को कसकर पकड़ा और उन आदमियों के सामने सीना तानकर खड़ी हो गई। मीरा ने बहुत ही निडरता से जवाब दिया कि यह चरागाह
सदियों से उनके परिवार और गांव वालों का है। उसने स्पष्ट किया कि वह किसी जमींदार के डर से अपनी आजीविका नहीं छोड़ेगी और अपनी भेड़ों की रक्षा आखिरी सांस तक करेगी। उसकी हिम्मत देखकर जगत सिंह को गुस्सा आ गया और उसने अपने आदमियों को आगे बढ़ने का इशारा किया। वे लोग भेड़ों को डराने लगे और उनमें से एक ने मीरा की लाठी छीनने की कोशिश की। मीरा ने उसे पीछे धकेल दिया, जिससे वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। जूलियन ने देखा कि अब स्थिति हाथ से बाहर जा रही थी, क्योंकि वे लोग शारीरिक बल का प्रयोग करने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि एक निहत्थी लड़की इतने सारे गुंडों का मुकाबला अकेले नहीं कर पाएगी। जूलियन ने अपने कोट के बटन ठीक किए और बहुत ही शांत लेकिन प्रभावशाली तरीके से टीले से नीचे उतरे। उनकी लंबी कद काठी और महंगे कपड़े देखकर वे गुंडे एक पल के लिए रुक गए। जूलियन के चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जो किसी भी अपराधी को डराने के लिए काफी थी। जगत सिंह ने हंसते हुए जूलियन की ओर देखा और उनसे पूछा कि यह विदेशी यहाँ क्या कर रहा है। उसने जूलियन को चेतावनी दी कि वे बीच में न पड़ें और अपने रास्ते चले जाएं, वरना उन्हें भारत की जेलों का स्वाद चखना पड़ेगा। जूलियन ने बिना किसी डर के अपनी प्ले कर रहा है पॉकेट से एक छोटा सा कार्ड निकाला और उसे जगत सिंह की ओर फेंक दिया। उन्होंने बहुत ही ठंडी और अधिकारपूर्ण आवाज में कहा कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार हैं और यह भूमि विवाद अब उनके दायरे में आता है। जूलियन की बातों का लहजा इतना पेशेवर था कि जगत सिंह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। उसने अपने एक आदमी को जूलियन पर हमला करने का आदेश दिया। जैसे ही वह आदमी जूलियन के करीब पहुंचा, जूलियन ने अपनी फुर्ती का परिचय देते हुए उसका हाथ मरोड़ दिया। यह हमला इतना सटीक और तेज था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जूलियन ने साबित कर दिया कि वे केवल व्यापार में ही नहीं बल्कि आत्मरक्षा में भी माहिर खिलाड़ी थे। बाकी गुंडे भी हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जूलियन ने अपनी सामरिक सोच का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दूर रहने की चेतावनी दी। उन्होंने अपने फोन पर किसी को कॉल किया और तेज आवाज में कुछ निर्देश दिए, जिससे ऐसा लगा जैसे पुलिस बल रास्ते में है। जगत सिंह को लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है और वह इस विदेशी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया और धमकी दी कि वे दोबारा लौटकर आएंगे और तब कोई उन्हें नहीं बचा पाएगा। गुंडों के जाते ही घाटी में फिर से शांति छा गई, लेकिन मीरा के चेहरे पर अभी भी संशय के भाव थे। उसने जूलियन की ओर देखा जो धूल झाड़ते हुए अपनी जैकेट ठीक कर रहे थे। मीरा ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं और उन्होंने उसकी मदद क्यों की, जबकि वे यहाँ के कारीनी है निवासी भी नहीं थे। जूलियन ने उसकी आंखों में झांका और उन्हें महसूस हुआ कि यह वही लड़की है जिसकी तलाश उनके दादाजी ने अपनी वसीयत में की थी। उसकी सादगी और ताकत ने उन्हें अंदर तक प्रभावित किया था। मीरा ने जूलियन को धन्यवाद दिया, लेकिन उसके शब्दों में एक तरह की दूरी और सावधानी थी जो अजनबियों के लिए स्वाभाविक थी। उसने कहा कि इस इलाके में बाहरी लोगों का आना खतरे से खाली नहीं है और उन्हें जल्दी ही सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। जूलियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वे यहाँ किसी खास मकसद से आए हैं और अब वे इतनी जल्दी जाने वाले नहीं हैं। मीरा ने अपनी भेड़ों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे पहाड़ों की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगी। जूलियन वहीं खड़े होकर उसे जाते हुए देखते रहे और उनके मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या यह वास्तव में वही शर्मा परिवार की उत्तराधिकारी थी जिसके बारे में वसीयत में लिखा था? उसके गायन की मधुरता अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी और उसे सुनकर उन्हें एक अजीब सी शांति मिल रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि लंदन की चकाचौंध वाली दुनिया से दूर इस धूल भरी जमीन पर उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। यह केवल संपत्ति का मामला नहीं बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई थी। शाम की लालिमा आकाश में फैल रही थी और जूलियन ने अपनी खराब कार की ओर वापस लौटने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वे इस लड़की के बारे में और अधिक जानकारी कैसे जुटा सकते हैं ताकि वे अपनी वसीयत के काम को आगे बढ़ा सकें। लेकिन उनके दिल का एक कोना अब केवल वसीयत के बारे में नहीं बल्कि उस लड़की की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। विक्रम जैसे जमींदार निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेंगे और वे दोबारा हमला करेंगे, जिससे मीरा को खतरा हो सकता था। जूलियन ने अपने ड्राइवर को बुलाया जो अब तक कार के पास पहुंच चुका था
और उसे पास के किसी गांव में रुकने का इंतजाम करने को कहा। वे जानते थे कि आने वाले दिन उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे और उन्हें बहुत ही समझदारी से अपने कदम उठाने होंगे। रेगिस्तान की ठंडी हवाएं अब चलने लगी थीं, जो दिन की गर्मी को शांत कर रही थीं। जूलियन ने एक आखिरी बार उस घाटी की ओर देखा जहां से मीरा गायब हो चुकी थी और एक नया संकल्प लिया। इस पहली मुलाकात ने जूलियन के जीवन की दिशा बदल दी थी, क्योंकि वे अब केवल एक सीईओ नहीं बल्कि एक रक्षक की भूमिका में थे। उन्हें यह समझना था कि मीरा का परिवार और उस वसीयत का आपस में क्या गहरा संबंध है जो दशकों पुराना था। वे अपनी रणनीतियों को और तैयार करने लगे ताकि वे विक्रम के साम्राज्य को चुनौती दे सकें और मीरा को न्याय दिला सकें। यह सफर अभी शुरू हुआ था और इसके हर मोड़ पर नए रहस्य और खतरे छिपे हुए थे। जूलियन ने गांव के एक छोटे से विश्राम गृह में शरण ली, जहां धूल और पुरानी यादों की महक हर कोने में गहराई से बसी हुई थी। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को लंदन में संदेश भेजकर शर्मा परिवार के इतिहास के बारे में विस्तृत और सटीक जानकारी जुटाने का कड़ा निर्देश जारी कर दिया। खिड़की से बाहर देखते हुए उन्हें गांव की सादगी और यहाँ के लोगों के कठिन जीवन का गहरा एहसास हुआ, जो उनके आलीशान कॉरपोरेट जीवन से कोसों दूर था। वे जानते थे कि उनकी असली चुनौती अब केवल वसीयत नहीं, बल्कि मीरा का दिल जीतना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। अगले दिन सुबह जूलियन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिले, जो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम से अपना पुराना हुक्का पी रहे थे। बातों ही बातों में जूलियन ने मीरा और उसके परिवार के गौरवशाली इतिहास के बारे में पूछा तो बुजुर्ग ने बड़े गर्व के साथ बताया कि वे इस क्षेत्र के सबसे सम्मानित लेकिन अब गरीब हो चुके परिवार से हैं। उनके पूर्वजों ने कभी यहाँ के महान राजाओं की रक्षा की थी, लेकिन आज वे केवल अपनी भेड़ों और छोटी सी पुश्तैनी जमीन के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जूलियन को अब पूरा यकीन हो गया था। दोपहर के समय जूलियन फिर से उसी घाटी की ओर गए, जहां मीरा अपनी भेड़ों को पानी पिला रही थी और बहुत ही शांति से अपना काम कर रही थी। उन्होंने उसे बड़े सम्मान के साथ नमस्ते कहा, लेकिन मीरा ने केवल एक संक्षिप्त सिर हिलाकर अपनी नाराजगी और दूरी जाहिर की, क्योंकि वह उन्हें एक बाहरी व्यक्ति समझ रही थी। जूलियन ने बहुत ही विनम्रता से अपनी बात शुरू की और उसे बताया कि वे उसके दादाजी की पुरानी वसीयत के सिलसिले में भारत आए हैं। मीरा यह सुनकर जोर से हंसने लगी और कहा कि उसे किसी विदेशी अमीर के एहसान की कोई जरूरत नहीं है। उसी समय गांव के व्यस्त बाजार में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, जब विक्रम के क्रूर आदमियों ने एक गरीब किसान की पूरी फसल को जबरदस्ती जब्त कर लिया। वे लोग दावा कर रहे थे कि किसान ने जो कर्ज लिया था उसका ब्याज अब फसल की कुल कीमत से भी बहुत आदुरुपू से ज्यादा हो गया है। जूलियन और मीरा तुरंत वहां पहुंचे और देखा कि भीड़ तमाशा देख रही थी, लेकिन किसी में भी उन गुंडों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। विक्रम की यह दमनकारी नीति पूरे गांव को गरीबी और लाचारी के गहरे अंधेरे कुएं में धकेल रही थी। जूलियन ने भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़कर उन गुंडों का रास्ता रोका और किसान के कर्ज के मूल दस्तावेज दिखाने की पुरजोर मांग की। उन्होंने बहुत ही पेशेवर तरीके से उन कागजों की बारीकी से जांच की और पाया कि ब्याज दरें गैर कानूनी रूप से बहुत होलेली, अधिक और फर्जी थीं। जूलियन ने अपने आधुनिक लैपटॉप पर कुछ जटिल गणनाएं की और स्थानीय कानूनों का हवाला देते हुए उन गुंडों को कानून की बारीकियों में उलझा दिया। उनके पास जूलियन के तार्किक तर्कों का कोई जवाब नहीं था और उन्हें अपमानित होकर खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मीरा ने जूलियन की इस चतुराई और निडरता को बहुत ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि यह आदमी केवल शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करता, बल्कि दिमाग से भी बहुत तेज है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक अजनबी ने उनके गांव के अनजान किसान के लिए अपनी आवाज उठाई, जबकि गांव के लोग खुद डरे हुए थे। हालांकि उसका स्वाभिमान अभी भी उसे जूलियन पर पूरी तरह भरोसा करने से रोक रहा था। उसे लगा कि शायद जूलियन का कोई अपना बड़ा स्वार्थ छिपा है, जिसकी वजह से वह इतनी अधिक दिलचस्पी यहाँ दिखा रहा है। शाम होते होते क्रूर विक्रम खुद अपनी लंबी काली जीप में बैठकर गांव के मुख्य चौक पर आया और उसने जूलियन को बहुत ही घमंड के साथ अपनी ओर बुलाया। विक्रम का कद छोटा था, लेकिन उसका अहंकार आसमान छू रहा था और उसकी छोटी आंखों में सत्ता और पैसे का नशा साफ दिखाई दे रहा था। उसने जूलियन को अंतिम चेतावनी दी कि
राजस्थान की इस वीर धरती पर कानून उसके हाथों में है और कोई भी विदेशी व्यापारी यहाँ आकर उसे चुनौती नहीं दे सकता। जूलियन ने बहुत ही शांति से उसकी बातें सुनी और मुस्कुराकर उसे विदा किया। जूलियन ने रात के समय गांव के सरपंच के साथ एक बहुत ही गुप्त बैठक की और उन्हें विस्तार से बताया कि वे कैसे विक्रम के आर्थिक जाल को पूरी तरह तोड़ सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि गांव वाले अपनी उत्तम ऊन और शुद्ध दूध को सीधे शहर के बड़े बाजारों में बेचे बजाय इसके कि वे विक्रम को कम कीमत पर दें। जूलियन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी वेन ग्लोबल के माध्यम से उन्हें एक सीधा और लाभदायक बाजार उपलब्ध कराने का ठोस वादा किया। यह सुनकर सरपंच की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण साफ दिखाई देने लगी। अगले दिन मीरा कुएं से ठंडा पानी भर रही थी जब जूलियन उसके पास पहुंचे और उससे उसकी दिनचर्या के बारे में बहुत ही सहजता से बातचीत करने लगे। उन्होंने देखा कि उसके कोमल हाथों पर कठिन काम के गहरे निशान थे, लेकिन उसकी गरिमा अभी भी बरकरार थी जो उसे किसी गौरवशाली रानी जैसा बना रही थी। मीरा ने उनसे पूछा कि वे अपनी आलीशान और सुखद जिंदगी छोड़कर इस धूल भरी जगह पर क्यों अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। जूलियन ने बहुत ही गहराई से जवाब दिया कि कभी कभी शांति पाने के लिए महलों को छोड़ना जरूरी होता है। विक्रम को जब जूलियन के इस नए और क्रांतिकारी आर्थिक प्लान के बारे में पता चला तो वह आगबूला हो गया और उसने गांव की पूरी पानी की सप्लाई काटने का आदेश दिया। उसने सोचा कि प्यास के मारे गांव वाले खुद ही घुटने टेक देंगे और जूलियन को जबरदस्ती गांव से बाहर निकाल देंगे। पूरे गांव में हाहाकार मच गया क्योंकि निर्दोष पशुओं के लिए पानी की भारी किल्लत हो गई थी और लोग बहुत डरे हुए थे। मीरा इस मानवीय संकट को देखकर बहुत परेशान थी, लेकिन जूलियन के चेहरे पर एक गजब का धैर्य बना रहा। जूलियन ने तुरंत अपनी टीम से संपर्क किया और सौर ऊर्जा से चलने वाले पोर्टेबल पंपों और आधुनिक जल शोधन प्रणालियों का इंतजाम करवाया, जो अगले ही दिन गांव पहुंच गए। उन्होंने स्थानीय युवाओं को इन मशीनों को कुशलतापूर्वक चलाने का प्रशिक्षण दिया, जिससे गांव को अब विक्रम के कुओं पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं थी। यह आधुनिक तकनीक का कमाल था जिसने गांव वालों को एक नई ताकत दी और वे विक्रम के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने लगे। मीरा ने जूलियन की इस दूरदर्शिता को देखकर अपनी राय बदलनी शुरू की। सूर्यास्त के समय जूलियन और मीरा एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर शांति से बैठे थे, जहां से पूरा गांव और रेगिस्तान की सुनहरी चादर फैली हुई दिखाई दे रही थी। मीरा ने पहली बार अपनी आवाज को कोमल किया और जूलियन को अपने बचपन की कहानियां सुनाई जब उसके कोखानी के साथ और गांव और के बैठे थे। बहादुर दादाजी उसे वीरता के किस्से सुनाते थे। जूलियन ने भी लंदन के अपने अकेलेपन और कॉरपोरेट जगत की कड़वाहट के बारे में बताया, जहां पैसे तो बहुत थे लेकिन सुकून और प्यार नहीं था। उन दोनों के बीच एक अनकहा गहरा रिश्ता अब पनपने लगा था। विक्रम हार मानने वालों में से नहीं था और उसने अब सीधे जूलियन के चरित्र पर हमला करने और उसे गांव वालों की नज़र में बदनाम करने की नीच साजिश रची। उसने गांव में यह अफवाह फैला दी कि जूलियन यहाँ की कीमती जमीन हड़पने आया है और वह गांव वालों को अपनी मशीनों का गुलाम बना लेगा। कुछ भोले भाले गांव वाले उसकी बातों में आ गए और उन्होंने जूलियन के खिलाफ छोटा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मीरा ने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विक्रम के आदमियों ने माहौल बिगाड़ दिया। जूलियन ने इस भारी विरोध का सामना बहुत ही शांति और धैर्य से किया और उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा करके उन्हें पारदर्शिता के साथ सभी कानूनी दस्तावेज दिखाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी जमीन के मालिक नहीं बनना चाहते, बल्कि वे केवल एक सच्चे पार्टनर के रूप में गांव का समग्र विकास करना चाहते हैं। उन्होंने एक पब्लिक ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें गांव वालों की बराबर की हिस्सेदारी होगी और लाभ का बड़ा हिस्सा उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। उनकी ईमानदारी जीत गई। रात के गहरे सन्नाटे में मीरा ने फिर से वही सुरीला और जादुई गीत गाया, जिसे सुनकर जूलियन की सारी मानसिक थकान मिट गई और उन्हें जीवन का असली अर्थ समझ आया। उन्होंने गहराई से महसूस किया कि मीरा का गीत केवल एक धुन नहीं, बल्कि इस पवित्र मिट्टी की पुकार है जिसे दुनिया की कोई भी भौतिक दौलत नहीं खरीद सकती। वे अब केवल वसीयत की शर्त के लिए नहीं, बल्कि मीरा के उस अटूट विश्वास और सच्चे प्रेम के लिए यहाँ रुकना चाहते थे। जूलियन ने अपनी असली मंजिल अब पहचान ली थी। विक्रम ने अब हिंसा का आखिरी रास्ता अपनाया और जूलियन को एक गुमनाम धमकी भरी चिट्ठी भेजी,
जिसमें उसने लिखा था कि अगर वे 3 दिनों में गांव नहीं छोड़ते तो अंजाम बुरा होगा। उसने साफ लिखा था कि वह मीरा के निर्दोष परिवार को शारीरिक नुकसान पहुंचाएगा जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है। जूलियन ने उस तुच्छ चिट्ठी को आग के हवाले कर दिया और अपने फोन पर एक विशेष सुरक्षा कोड डायल किया, जिससे उनके निजी सुरक्षा दल को तुरंत अलर्ट मिल गया। अब यह जंग आर पार की होने वाली थी। जूलियन ने गांव के साहसी युवाओं के साथ मिलकर एक मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार किया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे बिना घातक हथियारों के भी अपनी प्रभावी रक्षा कर सकते हैं। मीरा ने भी अपनी पारंपरिक लाठी चलाने की कला को और धार दी और वह गांव की वीर महिलाओं की सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गई। गांव में अब डर की जगह एक नई क्रांतिकारी ऊर्जा का संचार हो रहा था, जो केवल जूलियन की दृढ़ उपस्थिति के कारण संभव हुआ था। वे दोनों अब एक दूसरे के लिए ताकत बन चुके थे। जूलियन को गहरा शक हुआ कि गांव के भीतर ही विक्रम का कोई जासूस छिपा है, जो उनकी हर गुप्त रणनीति की जानकारी उसे लगातार दे रहा है। उन्होंने बहुत ही चतुराई से एक झूठी और काल्पनिक योजना बनाई और उसे सबके सामने पेश किया ताकि वह जासूस उस खबर को विक्रम तक पहुंचा दे। जैसे ही जासूस ने गांव से बाहर जाकर विक्रम के खास आदमी से मुलाकात की, जूलियन के आधुनिक ड्रोन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े गए जासूस ने विक्रम के अगले हमले की पूरी जानकारी दे दी। अगले दिन आसमान में बहुत गहरे और काले बादल छा गए थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो किसी बड़े खूनी तूफान के आने का स्पष्ट संकेत दे रही थी। जूलियन और मीरा ने गांव वालों को सुरक्षित और पक्के स्थानों पर पहुंचाया और खुद मोर्चे पर डटे रहे ताकि विक्रम के गुंडों का निडरता से सामना कर सकें। जूलियन ने मीरा के हाथ को हौले से दबाया और उसे पूरा भरोसा दिलाया कि चाहे जो भी हो जाए वे उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मीरा ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। विक्रम ने सोचा था कि वह मुख्य बाजार के सभी रास्ते पूरी तरह बंद करके जूलियन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, लेकिन जूलियन ने पहले ही हवाई मार्ग से रसद मंगवा ली थी। गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे जूलियन के हेलीकॉप्टर गांव में अनाज और जरूरी मेडिकल सामान गिरा रहे थे, जिससे विक्रम की नाकेबंदी पूरी तरह विफल हो गई। गांव वालों के लिए जूलियन अब किसी देवदूत से कम नहीं थे, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत उनकी रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से झोंक दी थी। जैसे ही काली रात हुई, विक्रम के आदमियों ने जलती हुई मशालें लेकर गांव की ओर कूच किया, लेकिन उन्हें रास्ते में ही जूलियन के बिछाए हुए जाल का सामना करना पड़ा। जूलियन ने अपनी उच्च तकनीकी सूझबूझ से तेज लेजर रोशनी और डरावनी आवाजों का ऐसा मायाजाल बनाया कि गुंडे घबराकर इधर उधर भागने लगे। बिना एक भी घातक गोली चलाए जूलियन ने उस अनियंत्रित भीड़ को तितर-बितर कर दिया और गांव की शांति बनाए रखी। मीरा ने जूलियन की इस असाधारण बुद्धिमानी की दिल से प्रशंसा की। इस शानदार जीत के बाद जूलियन और मीरा गांव की चौपाल पर बैठे, जहां गांव वाले खुशियां मना रहे थे और जूलियन का बार बार आभार व्यक्त कर रहे थे। जूलियन को एहसास हुआ कि दुनिया की असली दौलत सोने के सिक्कों में नहीं, बल्कि इन भोले लोगों के चेहरों की सच्ची मुस्कान में थी। उन्होंने तय किया कि वे विक्रम को उसके हर जुल्म की कड़ी कानूनी सजा दिलाकर ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी पूरी संपत्ति ही क्यों न लगानी पड़े। रात की चांदनी चमक रही थी। हालांकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि विक्रम इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और वह अब और भी अधिक हिंसक और आत्मघाती तरीके अपना सकता है। जूलियन ने अपनी आंखों को बंद किया और मीरा के उस मधुर गीत को याद किया, जो उन्हें हर मुश्किल समय में सही रास्ता दिखाता था। आने वाली सुबह नई चुनौतियां और कुछ छिपे हुए भयानक रहस्य लेकर आने वाली थी, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई को सामने लाएंगे। वे इस अंतिम युद्ध के लिए तैयार थे। जूलियन ने एक बार फिर से उस पुरानी वसीयत के कागजों को गौर से देखा जो उनके पास थे, और उन्होंने पाया कि इसमें कुछ गुप्त भौगोलिक कोड्स लिखे हुए थे। उन्हें समझ आया कि उनके दादाजी ने केवल शादी की शर्त नहीं रखी थी, बल्कि वे इस क्षेत्र के किसी बड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रहस्य की रक्षा करना चाहते थे। मीरा और उसका परिवार उस रहस्य की आखिरी महत्वपूर्ण कड़ी थे, जिन्हें सुरक्षा की सख्त जरूरत थी। जूलियन ने कसम खाई कि वे उस पवित्र विरासत की रक्षा करेंगे। रेगिस्तान की सुनहरी सुबह ने जैसे ही अपनी पहली किरणें बिखेरीं, जूलियन ने खिड़की से देखा कि मीरा अपनी भेड़ों के साथ कहीं जाने की तैयारी कर रही थी।
आज उसके चेहरे पर एक अलग तरह की गंभीरता और एकाग्रता थी जो जूलियन की उत्सुकता को और बढ़ा रही थी। उसने अपने कंधे पर एक भारी झोला लटकाया हुआ था और उसकी चाल में एक खास मकसद साफ दिखाई दे रहा था। जूलियन ने तुरंत अपना कैमरा और जरूरी सामान लिया और सावधानी से उसका पीछा करने का फैसला किया ताकि वह उसकी असली सच्चाई जान सके। वे पथरीले रास्तों और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों को पार करते हुए एक ऐसी छिपी हुई घाटी में पहुंचे जो किसी भी नक्शे पर मौजूद नहीं थी। वहां का दृश्य देखकर जूलियन के होश उड़ गए, क्योंकि वहां एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे दर्जनों गरीब बच्चे इकट्ठा थे। मीरा अपनी लाठी को एक तरफ रखकर उन बच्चों को बहुत ही प्यार और धैर्य के साथ पढ़। जूलियन ने देखा कि मीरा ने अपने झोले से बहुत सारी सुंदर किताबें और लिखने का सामान निकाला और बच्चों के बीच वितरित किया। उसके पढ़ाने का तरीका इतना प्रभावी और आधुनिक था कि जूलियन दंग रह गए, क्योंकि वह केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के मूल्यों को भी सिखा रही थी। वह उन बच्चों को अंग्रेजी और गणित के साथ साथ अपनी संस्कृति और अधिकारों के बारे में भी बहुत ही विस्तार से समझा रही थी। जूलियन को एहसास हुआ कि मीरा के भीतर एक महान शिक्षक और एक कुशल रणनीतिकार का व्यक्तित्व छिपा हुआ है। जूलियन जब झाड़ियों के पीछे से बाहर आए तो मीरा अचानक चौंक गई और उसकी आंखों में एक पल के लिए डर और रक्षात्मक भाव उभरे। जूलियन ने बहुत ही विनम्रता से उसे शांत किया और बताया कि वे यहाँ केवल उसे समझने और उसकी इस निस्वार्थ सेवा को देखने आए हैं। मीरा ने धीरे धीरे अपना राज खोलना शुरू किया और बताया कि वह शहर में उच्च गुणवत्ता वाले पश्मीना ऊन को गुप्त रूप से बेचती है। उस बिक्री से मिलने वाले सारे पैसे का उपयोग वह इन गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पूरी ईमानदारी से करती है। जूलियन मीरा की इस महानता और दूरदर्शिता को देखकर बहुत गहराई से प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने लंदन के कॉरपोरेट जगत में ऐसी निस्वार्थ सेवा कभी नहीं देखी थी। उन्हें एहसास हुआ कि मीरा केवल एक चरवाही नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी स्वतंत्र महिला है जिसने अपने दम पर एक शिक्षा कोष का निर्माण किया है। उसके पास न तो बड़ी डिग्री थी और न ही भारी बैंक बैलेंस, लेकिन उसका संकल्प किसी भी सफल सीईओ से कहीं अधिक मजबूत और प्रभावशाली था। जूलियन के मन में उसके प्रति सम्मान अब अगाध प्रेम में बदलने लगा था। उसी समय घाटी की शांति अचानक भंग हो गई जब विक्रम के कुछ सशस्त्र जासूसों ने वहां धावा बोल दिया और बच्चों को डराना शुरू कर दिया। वे लोग मीरा के इस गुप्त स्कूल को अवैध घोषित कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि यह जमीन पुरातत्व विभाग की संरक्षित संपत्ति है। विक्रम के उन गुंडों ने बच्चों की किताबों को जमीन पर फेंक दिया और मीरा को तुरंत वहां से हटने की धमकी दी। जूलियन का खून खौल उठा और वे बिना समय गंवाए उन गुंडों के सामने एक चट्टान की तरह सीना तानकर खड़े हो गए। जूलियन ने बहुत ही ठंडी और आधिकारिक आवाज में उन गुंडों को चेतावनी दी कि वे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। उन्होंने अपने फोन से उस पूरी घटना की हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और उसे सीधे अपने कानूनी विभाग को ईमेल कर दिया। विक्रम के आदमी जूलियन के इस आत्मविश्वास और तकनीकी शक्ति को देखकर थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी क्रूरता और चालाकी बनी हुई थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि राजस्थान में विदेशी कानून नहीं बल्कि विक्रम की मर्जी चलती है और वे दोबारा आएंगे। गुंडों के जाते ही मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जूलियन ने उसका हाथ थाम लिया और उसे पूरा भरोसा दिलाया कि वे इस स्कूल को कानूनी मान्यता दिलाएंगे। उन्होंने वादा किया कि वे अपनी कंपनी के माध्यम से एक आधुनिक शिक्षा केंद्र का निर्माण करेंगे, जहां इन बच्चों को दुनिया की सबसे अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। मीरा को पहली बार महसूस हुआ कि वह इस कठिन लड़ाई में अब अकेली नहीं है और जूलियन के रूप में उसे एक मजबूत साथी मिल गया है। उन दोनों के बीच एक गहरा और अटूट विश्वास अब जन्म ले चुका था। अगले दिन विक्रम ने एक और भी ज्यादा नीच चाल चली और गांव के पटवारी को भारी रिश्वत देकर मीरा के परिवार की जमीन के कागजात बदलवा दिए। उसने मीरा के वृद्ध पिता पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप लगवाया और पुलिस बल के साथ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मीरा के घर पहुंच गया। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि मीरा का परिवार अपनी ईमानदारी के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। विक्रम अपनी जीप में बैठा हुआ एक शैतानी मुस्कान के साथ इस पूरे तमाशे का मजा ले रहा था।
जूलियन ने जब यह सुना तो वे तुरंत अपने उच्च स्तरीय संपर्कों का उपयोग करने लगे और राज्य के मुख्य राजस्व सचिव से सीधे फोन पर बात की। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी और ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके यह साबित कर दिया कि मीरा के परिवार के पास उसकरती रखती है। जमीन के अधिकार ब्रिटिश काल से ही मौजूद हैं। जूलियन ने पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर और छेड़छाड़ किए गए दस्तावेजों की फोरेंसिक रिपोर्ट भी पेश की, जिसने स्थानीय प्रशासन को हिलाकर रख दिया। उनकी इस त्वरित और सटीक कार्यवाही ने विक्रम के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। पुलिस अधिकारी ने जब जूलियन द्वारा दिखाए गए ठोस सबूत देखे तो उसने विक्रम के दबाव को मानने से साफ इनकार कर दिया और मीरा के पिता को सम्मानपूर्वक छोड़ दिया। गांव वालों ने जूलियन की जय जयकार की और मीरा के परिवार ने जूलियन को अपनी दुआओं से कोले नेने की खाना बाधे लगाए सराबोर कर दिया, जिससे जूलियन को एक असीम सुख की अनुभूति हुई। मीरा ने जूलियन की ओर एक कृतज्ञता भरी नजरों से देखा, जिसमें अब संदेह की जगह केवल गहरा प्यार और अटूट भरोसा झलक रहा था। वह समझ गई थी कि जूलियन उनके लिए किसी रक्षक से कम नहीं है। रात के समय मीरा ने जूलियन को अपने घर के एक गुप्त कोने में ले जाकर एक बहुत ही पुराना और जर्जर हो चुका हस्तलिखित नक्शा दिखाया जो सदियों से सुरक्षित था। उसने बताया कि उसके पूर्वज एक प्राचीन मंदिर की रक्षा करते थे जो पहाड़ों के बीच कहीं छिपा हुआ है और जिसमें अनमोल सांस्कृतिक विरासत छिपी है। जूलियन ने जब उस नक्शे की तुलना अपने दादाजी की वसीयत में दिए गए गुप्त कोड से की तो उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वे दोनों नक्शे एक ही स्थान की ओर इशारा कर रहे थे। जूलियन को अब पूरी सच्चाई समझ में आ गई थी कि उनके दादाजी चाहते थे कि वे इस पवित्र विरासत की रक्षा करें और इसे विक्रम जैसे लालची लोगों से बचाएं। यह शादी की शर्त केवल एक बहाना थी ताकि जूलियन सही समय पर भारत आएं और मीरा के साथ मिलकर इस महान परिरक्षा करें, कार्य को पूरा करें। जूलियन और मीरा ने तय किया कि वे कल सुबह ही उस गुप्त मंदिर की तलाश में पहाड़ों की ओर निकलेंगे ताकि वे विक्रम के पहुंचने से पहले उस रहस्य को पूरी तरह सुरक्षित कर सकें। विक्रम को जब इस गुप्त नक्शे के बारे में पता चला तो उसने अपने सबसे खतरनाक लजीजों और आधुनिक हथियारों से लैस टीम को तैयार रहने का हुक्म दिया। वह जानता था कि अगर वह उस मंदिर तक पहले पहुंच गया तो वह न केवल संपत्ति का मालिक बनेगा बल्कि वह पूरे क्षेत्र पर अपनी सत्ता और प्रभुत्व स्थापित कर सकेगा। उसकी आंखों में लालच की आग जल रही थी और वह जूलियन को रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। राजस्थान की शांत वादियां अब एक बड़े युद्ध की गवाह बनने वाली थी। जूलियन ने अपनी टीम को सतर्क रहने के लिए विशेष कोड भेजा और सुनिश्चित किया कि उनके पास सभी जरूरी उत्तरजीविता उपकरण और संचार के साधन उपलब्ध हों। मीरा ने भी अपने गांव के सबसे भरोसेमंद युवाओं की एक छोटी सी टोली तैयार की जो पहाड़ों के रास्तों को अपनी हथेली की तरह पहचानते थे। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका और महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक रहस्य की खोज नहीं बल्कि उनके प्यार की असली परीक्षा भी होने वाली है। हवाओं में अब बदलाव की महक साफ महसूस हो रही थी। जैसे ही वे पहाड़ों की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे, रास्ता और भी ज्यादा दुर्गम और चुनौतीपूर्ण होता गया, जहां हर कदम पर गहरी खाइयां और खतरनाक चट्टानें थीं। जूलियन ने अपने पर्वतारोहण के अनुभव का इस्तेमाल किया, जबकि मीरा ने अपनी स्थानीय समझ से उनका रास्ता सुगम बनाया जिससे वे तेजी से आगे बढ़ सके। उन्होंने महसूस किया कि प्रकृति भी जैसे उनकी परीक्षा ले रही थी, क्योंकि अचानक मौसम बिगड़ने लगा और बर्फबारी की हल्की फुहारें गिरने लगीं। लेकिन उनके इरादे और संकल्प उन ऊंचे पहाड़ों से भी कहीं ज्यादा मजबूत और अडिग थे। जूलियन ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया जब वे एक संकरी पहाड़ी पगडंडी को पार कर रहे थे, जहां से नीचे गिरना निश्चित मृत्यु के समान था। मीरा ने जूलियन की पकड़ में वह सुरक्षा और गर्माहट महसूस की जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी और उसका डर गायब हो गया। उन्होंने एक गुफा में रात बिताने का फैसला किया, जहां उन्होंने आग जलाई और भविष्य के बारे में बहुत सारी बातें की। जूलियन ने बताया कि वे मीरा के बिना अब लंदन वापस जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते और मीरा ने भी मुस्कुराकर हामी भरी। रात के सन्नाटे में उन्हें दूर से जीपों के इंजनों की गूंज सुनाई दी, जिससे उन्हें पता चल गया कि विक्रम और उसके शिकारी कुत्ते उनका पीछा कर रहे हैं। जूलियन ने तुरंत अपनी रणनीतिक योजना बदली और कुछ भ्रामक निशान छोड़ दिए ताकि विक्रम की टीम गलत में सुनाता कर रहे हैं।
रास्ते पर चली जाए और उन्हें थोड़ा और कीमती समय मिल सके। मीरा ने जूलियन की इस चालाकी की बहुत प्रशंसा की और वे रात के अंधेरे में ही अपनी मंजिल की ओर फिर से बढ़ चले। उनके दिल की धड़कनें अब उस रहस्य के करीब पहुंचने के रोमांच से तेज हो गई थी। जैसे ही सुबह का सूरज निकला, उनके सामने एक विशाल और अद्भुत प्राचीन द्वार दिखाई दिया, जो पहाड़ों के भीतर तराशा गया था और जिस पर अद्भुत नक्काशी की गई थी। जूलियन और मीरा ने महसूस किया कि वे उस रहस्य के बहुत करीब हैं, जिसने सदियों से उनके दोनों परिवारों को एक अदृश्य धागे में बांध कर रखा था। उस द्वार पर बने प्रतीकों ने जूलियन के दिल की धड़कन बढ़ा दी, क्योंकि वे ठीक वैसे ही थे जैसे उनके दादाजी की अंगूठी पर उकेरे गए थे। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण था। उन्होंने बहुत सावधानी से उस द्वार को खोलने की कोशिश की और तभी उन्हें पीछे से विक्रम की अट्टहास सुनाई दी, जो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच चुका था। विक्रम के हाथ में एक स्वचालित बंदूक थी और उसके चेहरे पर जीत का घमंडी भाव साफ दिखाई दे रहा था। उसने जूलियन और मीरा को अपने हथियार फेंकने का आदेश दिया और कहा कि अब यह प्राचीन खजाना केवल उसका है। जूलियन और मीरा एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि विक्रम ने इस स्थान के असली खतरे को पहचाना नहीं था। विक्रमादित्य के ठहाके उन प्राचीन पत्थरों से टकराकर गूंज रहे थे, जहां सदियों की खामोशी दफन थी। उसके हाथ में थमी आधुनिक राइफल इस पवित्र स्थान की गरिमा को चुनौती दे रही थी। मीरा की आंखों में गुस्सा और घृणा साफ झलक रही थी, लेकिन जूलियन ने उसका हाथ थामकर उसे शांत रहने का इशारा किया। जूलियन जानते थे कि केवल बहादुरी से इस सशस्त्र भीड़ को हराना नामुमकिन था। यह दिमाग की जरूरत थी। उन्होंने विक्रम की आंखों में सीधे झांकते हुए एक फीकी मुस्कान बिखेरी, जिसे देखकर विक्रम थोड़ा चकित रह गया। जूलियन ने अपनी जैकेट की गुप्त जेब से एक छोटा सा उपकरण निकाला और उसे बहुत तेजी से हवा में उछाल दिया। वह एक उच्च क्षमता वाला विशेष फ्लैशबैंग उपकरण था, जिसे उनकी कंपनी ने सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से बनाया था। जैसे ही वह उपकरण था, जमीन से टकराया। एक अंधा कर देने वाली तेज सफेद रोशनी और कान फाड़ देने वाली भयानक आवाज पैदा हुई। विक्रम के सभी आदमी अपनी आंखें मलने लगे और वहां पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। जूलियन ने मीरा का हाथ पकड़ा और एक संकरी गुफा की ओर दौड़ पड़े। पहाड़ों के उस दुर्गम रास्ते पर जूलियन और मीरा ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। पीछे से विक्रम के आदमियों की चिल्लाहटें और गोलियों की आवाजें आ रही थीं, जो उनके कानों के पास से सनसनाती हुई गुजर रही थीं। मीरा उन गुप्त रास्तों को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने जूलियन को एक ऐसी ढलान की ओर ले जाने का फैसला किया जहां गाड़ियां नहीं पहुंच सकती थीं। वे दोनों हाँफ रहे थे, लेकिन उनके कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके, क्योंकि वे जानते थे कि पकड़े जाने का मतलब मौत था। जब वे सुरक्षित रूप से गांव की सीमा पर पहुंचे, तो उनकी आंखों के सामने एक भयावह दृश्य था, जिसे देखकर मीरा चीख पड़ी। विक्रम ने अपनी हार का बदला लेने के लिए मीरा के शांत फार्म और सुंदर चरागाह को पूरी तरह आग के हवाले कर दिया था। मीरा के पिता और गांव वाले अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत की कमाई को जलते हुए देख रहे थे और लाचार थे। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं और चारों ओर केवल धुआं और बर्बादी का मंजर फैला हुआ था, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए। मीरा घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और बिलख बिलख कर रोने लगी, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी भेड़ों का झुंड इधर उधर भाग रहा था और उसके घर की दीवारें राख में तब्दील हो रही थीं। जूलियन ने उसे सहारा दिया और उसकी आंखों में झांकते हुए एक बहुत ही कड़ा और अटूट संकल्प लिया। उन्होंने महसूस किया कि विक्रम ने केवल संपत्ति का नुकसान नहीं किया है, बल्कि उसने एक मासूम लड़की के आत्मसम्मान और उसके सपनों पर बहुत ही क्रूरता से प्रहार किया है, जिसका बदला लेना जरूरी था। जूलियन ने तुरंत अपना सैटेलाइट फोन निकाला और लंदन में अपनी ग्लोबल इंटेलिजेंस टीम को एक इमरजेंसी कोड भेजा, जिसे सुनते ही पूरी कंपनी हरकत में आ गई। उन्होंने आदेश दिया कि विक्रम और उसके सहयोगियों के सभी वैश्विक बैंक खातों और बेनामी संपत्तियों की बारीकी से जांच की जाए। जूलियन का इरादा अब केवल रक्षा करना
नहीं बल्कि विक्रम के पूरे साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख देना था। वे जानते थे कि एक अपराधी को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसकी अवैध ताकत और काला धन उससे छीन लिया जाता है। रात भर जूलियन अपने लैपटॉप पर काम करते रहे और उन्होंने विक्रम के भ्रष्टाचार के अनगिनत सबूत इकट्ठा कर लिए जो उसे जेल भेजने के लिए काफी थे। उन्होंने पाया कि विक्रम ने विदेशी शैल कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपयों की मनी लॉन्ड्रिंग की थी और वह प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी में भी शामिल था। जूलियन ने इन सभी सबूतों को सुरक्षित सर्वर पर अपलोड किया और अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को इसकी गोपनीय जानकारी भेज दी। अब विक्रम की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और वह अपनी तबाही से पूरी तरह बेखबर था। अगले दिन की सुबह मीरा के लिए बहुत ही भारी थी क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन जूलियन ने उसे एक नई उम्मीद दी। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और वादा किया कि वे इस फार्म को पहले से भी कहीं ज्यादा आधुनिक और सुंदर बनाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि वे अपनी निजी संपत्ति से सभी का नुकसान भरेंगे और विक्रम के खिलाफ कानूनी जंग की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। जूलियन की इन बातों ने गांव वालों के भीतर सोए हुए साहस और एकता को फिर से पूरी तरह से जगा दिया। मीरा ने जूलियन की ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि यह व्यक्ति केवल एक अमीर व्यवसायी नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक बहुत ही कोमल और न्यायप्रिय हृदय छिपा है। उसने जूलियन से पूछा कि वे उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, जबकि वे उसे कुछ ही दिनों पहले जानते थे। जूलियन ने बहुत ही गहराई से उत्तर दिया कि कभी कभी कुछ रिश्ते सदियों पुराने होते हैं, जिन्हें पहचानने के लिए केवल एक पल की जरूरत होती है। मीरा को अब जूलियन के प्रति अपने मन में उमड़ रहे सच्चे प्रेम का गहरा एहसास हुआ। विक्रम को जब अपनी संपत्तियों के फ्रीज होने और बैंक खातों के सील होने की खबर मिली तो वह पूरी तरह से पागल हो गया और उसने अपनी मर्यादा खो दी। उसने अपने वफादार गुंडों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे जूलियन और मीरा को किसी भी हाल में मार डालें, चाहे इसके लिए पूरे गांव को ही क्यों न जलाना पड़े। उसकी आंखों में अब केवल बदला लेने का खून सवार था और उसे कानून या परिणाम की कोई परवाह नहीं थी। वह जानता था कि जूलियन ने उसे आर्थिक रूप से पूरी तरह अपाहिज बना दिया है। जूलियन ने गांव के चारों ओर एक आधुनिक सुरक्षा घेरा तैयार किया और थर्मल कैमरों की मदद से हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दिया। उन्होंने मीरा को एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई और उसे अपने पास रहने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि अंतिम हमला बहुत तैयार है, ही भयानक और घातक होने वाला है। गांव के युवा अपनी लाठियों और पत्थरों के साथ जूलियन के पीछे खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें अपने नेता पर अब अटूट विश्वास था। हवा में एक अजीब सी भारी शांति थी, जो आने वाले खूनी तूफान का साफ इशारा कर रही थी। शाम के धुंधलके में विक्रम ने अपनी अंतिम और सबसे बड़ी सेना के साथ गांव पर धावा बोल दिया। लेकिन इस बार जूलियन पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने अपने सुरक्षा गार्डों को आदेश दिया कि वे केवल आत्मरक्षा में रबर की गोलियों और आंसू गैस का प्रयोग करें ताकि कोई निर्दोष न मारा जाए। विक्रम के गुंडे गांव के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जूलियन की रणनीतिक बिसात ने उन्हें हर मोड़ पर बहुत ही बुरी तरह से मात दी। यह केवल एक शारीरिक लड़ाई नहीं बल्कि दो विचारधाराओं का महासंग्राम था। लड़ाई के बीच में विक्रम और जूलियन का आमना सामना हुआ, जहां विक्रम ने अपनी कुल्हाड़ी से जूलियन पर बहुत ही जोरदार हमला करने की कोशिश की। जूलियन ने बहुत ही फुर्ती से खुद को बचाया और अपनी मार्शल आर्ट की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विक्रम को जमीन पर पटक दिया। मीरा भी पीछे नहीं रही और उसने अपनी लाठी से उन गुंडों को धूल चटाई जो जूलियन को पीछे से घेरने की कोशिश कर रहे थे। उस क्षण में जूलियन और मीरा एक ऐसी टीम की तरह लड़ रहे थे जिसे हराना नामुमकिन था। जब विक्रम के आदमियों ने देखा कि उनके मालिक की हालत खराब है और वे कानून के शिकंजे में फंस रहे हैं, तो वे अपनी जान बचाकर भागने लगे। जूलियन ने विक्रम का गला पकड़कर उसे अपनी आंखों में झांकने को मजबूर किया और उसे बताया कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि लोगों के प्यार में होती है। तभी दूर से पुलिस की सायरन की आवाजें सुनाई दी, जो जूलियन द्वारा भेजे गए सबूतों के आधार पर विक्रम को गिरफ्तार करने आई थीं। विक्रम का घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था और वह कांप रहा था। पुलिस ने विक्रम को बेड़ियों में जकड़ लिया और उसे अपनी जीप में डालकर ले गई, जबकि गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे और जूलियन का नाम पुकारने लगे।
मीरा जूलियन के पास आई और उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से जूलियन के चेहरे पर लगे धूल और खून को बहुत फाइन वाली ही कोमलता से साफ किया। उन दोनों के बीच एक ऐसा मौन था जो हजारों शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा और प्रभावशाली था। जूलियन ने मीरा को अपने सीने से लगा लिया और उसे महसूस हुआ कि उसकी तलाश अब पूरी हो चुकी है। उस रात गांव में एक बड़ी मशाल जलाई गई और लोगों ने अपनी जीत का जश्न मनाया। लेकिन जूलियन और मीरा शांत भाव से दूर बैठे थे। मीरा ने अपना सिर जूलियन के कंधे पर टिका दिया और उस जादुई आवाज में फिर से एक मधुर गीत गुनगुनाया जो जूलियन के दिल को छू गया। जूलियन को लगा कि इस गीत में उनकी वसीयत का असली मकसद छिपा था, जो उन्हें इस पवित्र मिट्टी से हमेशा के लिए जोड़ने वाला था। उनका प्यार अब उन ऊंचे और विशाल पहाड़ों की तरह ही अडिग और शाश्वत हो गया था। जूलियन ने मीरा से वादा किया कि वे मिलकर उस प्राचीन मंदिर के रहस्य को उजागर करेंगे और इसे दुनिया के लिए एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने तय किया कि वे गांव में एक ऐसा केंद्र बनाएंगे जो शिक्षा और कला का संगम होगा और जहां मीरा की आवाज को पूरी दुनिया सुनेगी। मीरा ने मुस्कुराते हुए जूलियन की आंखों में देखा और उसे लगा कि उसके जीवन के सबसे कठिन अध्याय का अंत हो चुका है। अब एक नई और सुंदर शुरुआत उनका इंतजार कर रही थी। अगले कुछ दिनों में जूलियन ने अपनी टीम को बुलाकर फार्म के पुनर्निर्माण का काम शुरू करवाया और आधुनिक तकनीकों की मदद से जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया। उन्होंने नई नस्ल की भेड़ें और पशु गांव वालों के लिए मंगवाए, जिससे उनकी आजीविका फिर से पटरी पर लौट सके। जूलियन ने दिखाया कि एक कॉरपोरेट लीडर कैसे अपनी क्षमताओं का उपयोग मानवता की भलाई के लिए कर सकता है। गांव का हर घर अब जूलियन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना से पूरी तरह से भरा हुआ था। जूलियन ने अपने दादाजी की वसीयत को एक बार फिर से पढ़ा और इस बार उन्हें शब्दों के पीछे छिपा असली आशीर्वाद और प्रेम साफ दिखाई दिया। उनके दादाजी जानते थे कि जूलियन को अपनी असली पहचान पाने के लिए इस माटी की जरूरत होगी और मीरा जैसी जीवन संगिनी ही उसे पूरा कर सकती है। वसीयत केवल संपत्ति का स्थानांतरण नहीं थी, बल्कि वह दो संस्कृतियों और दो महान आत्माओं के मिलन का एक बहुत ही सुंदर और सुनियोजित माध्यम थी। जूलियन ने मन ही मन अपने दादाजी का शुक्रिया अदा किया। मीरा ने भी जूलियन के लिए एक विशेष पारंपरिक उपहार तैयार किया, जो उसके हाथों से बुना हुआ एक सुंदर रेशमी कपड़ा था, जिसमें उनकी कहानी के प्रतीक थे। उसने वह कपड़ा जूलियन को भेंट किया और कहा कि यह उसकी ओर से अनंत प्रेम और समर्पण का एक छोटा सा लेकिन सच्चा प्रतीक है। जूलियन ने उस उपहार को अपने दिल से लगा लिया और मीरा के प्रति अपने गहरे भावों को व्यक्त किया। वे दोनों अब अपने भविष्य के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्साहित थे। विक्रम की हार ने उसे पूरी तरह से पागल कर दिया था और अब वह किसी भी कानून या नैतिकता की परवाह नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में केवल प्रतिशोध की आग जल रही थी, क्योंकि जूलियन ने उसके आर्थिक साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया था। उसने अपने वफादार लठैतों और शहर से बुलाए गए कुछ खतरनाक अपराधियों के साथ एक गुप्त बैठक की। उसका इरादा साफ था कि वह मीरा को अगवा करके जूलियन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा और उसे भारत छोड़ने के लिए विवश करेगा। आधी रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, विक्रम के नकाबपोश आदमियों ने मीरा के घर पर धावा बोल दिया। उन्होंने बहुत ही खामोशी से मीरा को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसे एक पुरानी जीप में डालकर ऊबड़-खाबड़ रास्तों से दूर ले गए। मीरा के पिता ने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बेरहमी से चुप करा दिया गया। जैसे ही जूलियन को इस बात की खबर मिली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जूलियन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपना विशेष उपग्रह ट्रैकिंग सिस्टम सक्रिय कर दिया, जो उन्होंने मीरा की सुरक्षा के लिए उसके लॉकेट में छिपाया था। उनके लैपटॉप की स्क्रीन पर एक लाल बिंदु तेजी से अरावली की पहाड़ियों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने निजी सुरक्षा दल को अलर्ट किया और खुद एक शक्तिशाली ऑफ-रोड बाइक पर सवार होकर उस दिशा में निकल पड़े। उनके चेहरे पर एक ऐसी कठोरता थी जो किसी भी अपराधी को थरथराने पर मजबूर कर देने के लिए काफी थी। राजस्थान की वे पहाड़ियां रात के अंधेरे में किसी सोए हुए राक्षस की तरह विशाल और डरावनी लग रही थीं। रास्ता इतना संकरा और खतरनाक था कि एक छोटी सी गलती भी सीधे गहरी खाई में पहुंचा सकती थी।
जूलियन ने अपनी बाइक की हेडलाइट को कम रखा ताकि दुश्मन को उनकी मौजूदगी का पता न चले और वे चुपके से उन तक पहुंच सकें। हवा की तीखी आवाजें कानों में चुभ रही थीं, लेकिन जूलियन का ध्यान केवल उस छोटे से लाल बिंदु पर केंद्रित था जो उनकी जिंदगी का हिस्सा था। कुछ घंटों बाद जब मीरा को होश आया तो उसने खुद को एक पुरानी और जर्जर हवेली के अंधेरे कमरे में जंजीरों से बंधा हुआ पाया। खिड़की से आती चांदनी में उसने देखा कि बाहर विक्रम के सशस्त्र आदमी पहरा दे रहे थे और शराब पीकर अट्टहास कर रहे थे। मीरा ने हार मानने के बजाय बहुत ही शांति से अपनी स्थिति का आकलन किया और अपने बंधे हुए हाथों को छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। उसे पूरा यकीन था कि जूलियन उसे बचाने के लिए जरूर आएगा और वह खुद भी अपनी रक्षा करेगी। विक्रम उस कमरे में दाखिल हुआ और मीरा के सामने खड़ा होकर बहुत ही घिनौनी हंसी हंसने लगा, जिससे पूरा कमरा गूंज उठा। उसने मीरा से कहा कि उसका वह विदेशी प्रेमी अब उसे कभी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसे मारने के लिए उसने पहाड़ी रास्तों पर बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। उसने मीरा को धमकी दी कि अगर वह शादी के लिए हाँ नहीं करती तो वह पूरे गांव को मौत के घाट उतार देगा। मीरा ने उसकी आंखों में थूका और उसे एक कायर और जलील इंसान कहकर पुकारा जिसे मौत का डर नहीं था। जूलियन ने पहाड़ी के आधार पर अपनी बाइक रोकी और अपनी सामरिक गियर की जांच की, जिसमें इंफ्रारेड चश्मे और साइलेंसर वाली पिस्तौल शामिल थी। उन्होंने देखा कि हवेली के चारों ओर भारी सुरक्षा थी और हर तरफ आधुनिक हथियारों से लैस गार्ड तैनात थे। जूलियन ने अपनी कंपनी द्वारा विकसित एक छोटे ड्रोन को हवा में उड़ाया ताकि वे हवेली के भीतर की हर हरकत और सुरक्षा खामियों का बारीकी से निरीक्षण कर सकें। उन्होंने महसूस किया कि सीधी टक्कर के बजाय चुपके से हमला करना अधिक प्रभावी और सुरक्षित होगा। हवेली के भीतर मीरा ने अपनी आवाज का जादू चलाने का फैसला किया और एक बहुत ही धीमी और डरावनी धुन गुनगुनाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पत्थरों की दीवारों से टकराकर एक अजीब सा भ्रम पैदा कर रही थी, जिससे पहरेदार घबराने लगे। कुछ अनपढ़ गार्डों को लगा कि इस पुरानी हवेली में कोई रूहानी ताकत है जो उन्हें यहाँ से जाने की चेतावनी दे रही है। मीरा ने इस मनोवैज्ञानिक दबाव का इस्तेमाल किया ताकि गार्डों का ध्यान भटके और वे अपनी पोस्ट को छोड़कर यहाँ वहाँ भागने लगे। जूलियन ने ड्रोन की मदद से देखा कि मुख्य द्वार पर सुरक्षा कम हो गई है, क्योंकि गार्ड मीरा की आवाज से डरे हुए थे। उन्होंने बहुत ही फुर्ती से दीवार फांदी और साये की तरह चलते हुए पहले गार्ड को बिना कोई शोर किए बेदम कर दिया। उनकी ट्रेनिंग बहुत होती है। इनके तेक हुरूर माखूरा की अदार बात करे काश मेरी बुला रखी है ही उच्च स्तर की थी, जिसने उन्हें अंधेरे में भी एक शिकारी की तरह काम करने के योग्य बनाया था। वे एक एक करके विक्रम के आदमियों को रास्ते से हटाते जा रहे थे और मीरा के कमरे की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे। तभी हवेली के भीतर एक अलार्म बज उठा, क्योंकि एक गार्ड ने जूलियन को देख लिया था और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। जूलियन ने एक खंभे के पीछे छिपकर जवाबी फायरिंग की और बहुत ही सटीक निशानेबाजी का परिचय दिया, जिससे कई गुंडे जमीन पर गिर पड़े। वे जानते थे कि अब समय बहुत कम है और विक्रम मीरा को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वे गोलियों की बौछार के बीच आगे बढ़ते रहे। उनके कंधे पर एक गोली छूकर निकल गई, लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की। विक्रम ने जब जूलियन को अंदर घुसते हुए देखा तो उसने मीरा के गले पर अपनी कटार रख दी और जूलियन को रुकने की चेतावनी दी। जूलियन कमरे के दरवाजे पर रुक गए और उन्होंने अपनी बंदूक नीचे डाल दी ताकि मीरा की जान को कोई खतरा न हो। विक्रम की आंखों में उंदूक न मधाया जीत का उन्माद था और वह चिल्लाकर जूलियन को अपमानित करने लगा। उसे लग रहा था कि उसने इस अंतर्राष्ट्रीय हस्ती को हरा दिया है और अब वह जो चाहेगा वही होगा। जूलियन ने बहुत ही शांति से विक्रम की ओर देखा। जूलियन ने अचानक अपने हाथ में छिपा हुआ एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस सक्रिय कर दिया, जिससे हवेली की पूरी बिजली और विक्रम के फोन जाम हो गए। उस क्षणिक अंधेरे और भ्रम का लाभ उठाते हुए मीरा ने अपनी कोहनी से विक्रम के पेट पर जोरदार प्रहार किया और खुद को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। जूलियन ने तेजी से झपटकर विक्रम के हाथ से कटार छीन ली और उसे जमीन पर पटक दिया। उन दोनों के बीच एक जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई, जो कमरे के कोने कोने तक फैली थी। विक्रम ने पास पड़ी एक भारी कुर्सी उठाकर जूलियन पर हमला किया, लेकिन जूलियन ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और विक्रम को दीवार से टकरा दिया।
मीरा ने जूलियन की मदद के लिए एक भारी फूलदान उठाया और उसे विक्रम के सिर पर दे मारा, जिससे वह कुछ पलों के लिए अचेत हो गया। जूलियन ने तुरंत मीरा को अपनी बाहों में लिया और उसे सुरक्षित रूप से खिड़की के रास्ते बाहर ले जाने लगे। वे जानते थे कि बाकी गुंडे किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं और उन्हें भागना होगा। वे हवेली से बाहर निकले ही थे कि विक्रम के बचे हुए आदमियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जूलियन और मीरा एक पुरानी पत्थर की दीवार के पीछे छिप गए और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। जूलियन के पास अब गोलियां खत्म हो रही थीं और स्थिति बहुत ही नाजुक मोड़ पर पहुंच गई थी। मीरा ने जूलियन का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा कि अगर मरना ही है तो वे साथ मरेंगे। जूलियन ने मुस्कुराकर उसे सीने से लगा लिया। तभी अचानक आसमान में कई हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनाई दी और तेज रोशनी ने पूरे इलाके को दिन की तरह रोशन कर दिया। यह जूलियन का अपना निजी सुरक्षा बल था जो अत्याधुनिक हथियारों और रसद के साथ सही समय पर वहां पहुंच चुका था। हेलीकॉप्टरों से कमांडो रस्सियों के सहारे नीचे उतरे और कुछ ही मिनटों में विक्रम के सभी गुंडों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जूलियन की रणनीतिक योजना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। विक्रम होश में आते ही भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे जूलियन के कमांडो ने पहाड़ी की चोटी पर ही दबोच लिया। जूलियन उसके पास गए और बहुत ही ठंडी आवाज में कहा कि उसकी सत्ता का अंत अब हमेशा के लिए हो चुका है। पुलिस की गाड़ियां भी पहुंच चुकी थीं और उन्होंने विक्रम को फिर से हिरासत में ले लिया, जो अब पूरी तरह से टूट चुका था। मीरा ने एक गहरी सांस ली और उसे महसूस हुआ कि वह अब पूरी तरह से सुरक्षित और आज़ाद है। जूलियन और मीरा ने पहाड़ी की चोटी से उगते हुए सूरज को देखा, जिसकी लालिमा उनके चेहरों पर एक नई चमक बिखेर रही थी। जूलियन ने मीरा से माफ़ी मांगी कि उसे इन सब मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मीरा ने उनके होंठों पर उंगली रखकर उन्हें चुप करा दिया। उसने कहा कि इस संघर्ष ने उनके प्यार को और भी अधिक मजबूत बना दिया है और अब वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन दोनों के बीच का रिश्ता अब अमर हो चुका था। गांव वापस लौटते समय लोगों ने उनका स्वागत फूलों की बारिश के साथ किया, क्योंकि उनके लिए जूलियन और मीरा अब केवल प्रेमी नहीं बल्कि नायक थे। जूलियन ने तुरंत घायल गांव वालों के लिए एक आधुनिक अस्पताल बनाने और मीरा के जले हुए चरागाह को फिर से हरा भरा करने के आदेश दिए। उन्होंने घोषणा की कि वे इस गांव को एक मॉडल विलेज बनाएंगे, जहां परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल होगा। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे, जो जूलियन की उदारता देख रहे थे। मीरा के पिता ने जूलियन को अपने गले लगाया और उन्हें अपना बेटा स्वीकार किया, जिससे जूलियन की आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें न केवल एक जीवन संगिनी मिली है, बल्कि एक पूरा परिवार और एक नया घर भी मिला है। लंदन की वह बेजान और पूरा स्वीकार के लिए बांधी की नहीं करिया फानी अतपार मैंने की न कोशिश कर दी है। मशीनी जिंदगी अब उन्हें बहुत पीछे छूटती हुई महसूस हो रही थी। जूलियन ने अपनी वसीयत के अंतिम पन्ने को देखा और उन्हें एहसास हुआ कि उनके दादाजी का असली खजाना यही प्यार और अपनापन था। रात के समय गांव की चौपाल पर एक बड़ा उत्सव मनाया गया, जहां मीरा ने अपनी जादुई आवाज में जीत और प्रेम का एक ऐसा गीत गाया जिसने सभी को भाव विभोर कर दिया। जूलियन ने मीरा का हाथ थामकर चांदनी रात में उसके साथ नृत्य किया और उन्हें लगा कि वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। उनका प्यार अब उन रेगिस्तानी हवाओं की तरह स्वतंत्र और विशाल था, जो सदियों तक इस मिट्टी की कहानियां सुनाएंगी। वे अब अपने नए और सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे थे। जूलियन ने अपने लैपटॉप पर लंदन हेडक्वार्टर को एक अंतिम ईमेल भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी लंबी छुट्टी और भारत में ही बसने के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने अपनी कंपनी के संचालन के लिए एक विश्वसनीय टीम को जिम्मेदारी सौंपी और खुद को समाज सेवा और मीरा के साथ जीवन बिताने के लिए समर्पित कर दिया। उनका यह निर्णय उनके व्यावसायिक करियर का सबसे बड़ा और सबसे साहसी कदम था, जिसने उन्हें एक नई पहचान और सच्चा सुकून दिया। वे अब एक नए इंसान बन चुके थे। आने वाले दिनों में जूलियन और मीरा ने मिलकर उस प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया, जिसे उन्होंने पहाड़ियों के बीच खोजा था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि वहां की सांस्कृतिक विरासत को कोई नुकसान न पहुंचे और वह पर्यटकों के लिए
एक आकर्षण का केंद्र बने। मीरा ने वहां बच्चों के लिए एक संगीत विद्यालय खोला जहां वह खुद बच्चों को अपनी कला सिखाने लगी। उनका जीवन अब एक सुंदर कविता की तरह बह रहा था जिसमें हर दिन एक नया और सुखद अध्याय जुड़ रहा था। जूलियन और मीरा उस विशाल और खंडहर हो चुके प्राचीन किले के भीतर पहुंच गए थे जो चांदनी रात में किसी सोए हुए दैत्य की तरह भयानक लग रहा था। इसकी ऊंची और दरार भरी दीवारें सदियों के इतिहास और अनगिनत अनकहे रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए थीं। जूलियन ने अपनी सामरिक घड़ी पर नजर डाली और महसूस किया कि विक्रम की भाड़े के सैनिकों की टीम बहुत तेजी से उनके करीब पहुंच रही है। उन्होंने मीरा का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे उस मुख्य कक्ष की ओर ले गए जिसका जिक्र उनके दादाजी की वसीयत के गुप्त छंदों में किया गया था। विक्रम अपने हथियारों से लैस गुंडों के साथ किले के मुख्य आंगन में दाखिल हुआ और उसके चेहरे पर एक विक्षिप्त कर देने वाली जीत की मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। उसने हवा में गोलियां चलाईं जिससे पूरे किले में भयानक गूंज पैदा हुई और कबूतर डरकर इधर उधर उड़ने लगे। विक्रम ने जोर से चिल्लाकर जूलियन को ललकारा और कहा कि आज इस पुराने किले की मिट्टी उनके खून से लाल हो जाएगी। उसके पीछे खड़े पेशेवर लड़ाके अपनी बंदूकों को ताने हुए हर कोने की बारीकी से तलाशी ले रहे थे ताकि वे जूलियन को घेर सकें। जूलियन और मीरा एक संकरी और अंधेरी सुरंग के माध्यम से किले के सबसे निचले हिस्से में पहुंचे जहां हवा बहुत ही ठंडी और भारी महसूस हो रही थी। वहां एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर वही प्राचीन प्रतीक खुदे हुए थे जो जूलियन के दादाजी की अंगूठी पर उकेरे गए थे। जूलियन ने बहुत ही सावधानी से उन प्रतीकों को एक निश्चित क्रम में दबाया जैसा कि वसीयत के गुप्त कोड्स में निर्देश दिया गया था। अचानक एक भारी गड़गड़ाहट के साथ वह दरवाजा धीरे धीरे खुला और उनके सामने एक गुप्त कक्ष प्रकट हुआ जो रत्नों से नहीं बल्कि किताबों से भरा था। उस गुप्त कक्ष के भीतर हजारों प्राचीन पांडुलिपियां और ऐतिहासिक दस्तावेज बहुत ही करीने से रखे गए थे जो भारत की महान वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा थे। मीरा की आंखों में विस्मय के आंसू आ गए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके पूर्वज किस अनमोल खजाने की सदियों से रक्षा कर रहे थे। जूलियन को समझ आया कि उनके दादाजी चाहते थे कि यह ज्ञान दुनिया के सामने आए और इसे विक्रम जैसे लालची लोगों से बचाया जाए। यह खजाना सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती था क्योंकि इसमें मानवता का इतिहास और भविष्य दोनों छिपे हुए थे। तभी विक्रम अपने आदमियों के साथ उस गुप्त कक्ष के मुहाने पर पहुंच गया और उसने उस अद्भुत दृश्य को देखकर एक ठंडी और डरावनी अट्टहास भरी। उसने कहा कि वह इन सभी पुरानी किताबों को जला देगा और इस जमीन के नीचे छिपे असली सोने को निकाल लेगा जिसकी कीमत अरबों में थी। विक्रम को कला या संस्कृति से कोई सरोकार नहीं था। उसे केवल सत्ता और बेहिसाब दौलत की भूख थी जो उसे अंधा बना चुकी थी। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे जूलियन और मीरा को वहीं खत्म कर दें और खजाना लूट लें। जूलियन ने बहुत ही फुर्ती से कक्ष के भीतर मौजूद एक प्राचीन रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया जो भारी पत्थरों और गुप्त तीरों से लैस थी। जैसे ही गुंडे आगे बढ़े, छत से भारी पत्थर गिरने लगे और गुप्त छिद्रों से जहरीले तीरों की बौछार शुरू हो गई जिससे दुश्मन दल में अफरा तफरी मच गई। जूलियन ने मीरा को एक सुरक्षित कोने में छुपा दिया और खुद एक योद्धा की तरह विक्रम के मुख्य लड़ाके से भिड़ गए। उनके बीच एक जबरदस्त हाथापाई हुई जिसमें जूलियन ने अपने आधुनिक मार्शल आर्ट कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। मीरा ने देखा कि विक्रम जूलियन पर पीछे से हमला करने की फिराक में है, इसलिए उसने अपनी लाठी उठाई और पूरी ताकत से विक्रम की कलाई पर प्रहार किया। विक्रम के हाथ से उसकी स्वचालित बंदूक छूटकर दूर गिर गई और वह दर्द से कराह उठा जिसे देखकर मीरा को एक अजीब सा संतोष हुआ। मीरा ने साबित कर दिया कि वह केवल एक अबला लड़की नहीं बल्कि अपने परिवार की विरासत की रक्षा करने वाली एक शेरनी है। जूलियन ने मीरा की इस बहादुरी को देखकर अपनी गति और बढ़ा दी और दुश्मन को धूल चटा दी। लड़ाई के बीच जूलियन ने अपने फोन का एक विशेष बटन दबाया जिससे वेन ग्लोबल की सैटेलाइट लिंक सक्रिय हो गई और विक्रम के भ्रष्टाचार का लाइव प्रसारण शुरू हो गया। उन्होंने विक्रम की उन गुप्त बातचीत की रिकॉर्डिंग और फर्जी दस्तावेजों को सीधे कार और बास किया है।
राष्ट्रीय मीडिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सर्वर पर अपलोड कर दिया। पूरी दुनिया अब अपनी स्क्रीन पर विक्रम के उन काले कारनामों को देख रही थी जो उसने सत्ता के नशे में किए थे। विक्रम की राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा अब पूरी तरह से धूल में मिल रही थी और वह लाचार था। जैसे ही विक्रम को एहसास हुआ कि उसका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है, वह पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट गया और रोने लगा। उसके भाड़े के सैनिक भी यह समझ गए थे कि अब उनका मालिक उन्हें भुगतान नहीं कर पाएगा, इसलिए वे अपनी जान बचाकर भागने लगे। जूलियन ने विक्रम को गर्दन से पकड़ा और उसे उन प्राचीन पांडुलिपियों के सामने ले गए जो ज्ञान का प्रतीक थीं। उन्होंने विक्रम से कहा कि असली दौलत दिमाग में होती है, तिजोरी में नहीं, जिसे वह कभी नहीं समझ पाया। किले के बाहर अब पुलिस की दर्जनों गाड़ियां पहुंच चुकी थीं और उनके सायरन की आवाजें पहाड़ी की वादियों में गूंज रही थीं। अंतर्राष्ट्रीय जांच अधिकारियों की एक टीम भी जूलियन के बुलावे पर वहां पहुंच गई थी ताकि वे उस सांस्कृतिक धरोहर को अपनी पहुंच रही थी सुरक्षा में ले सके। विक्रम को बेड़ियों में जकड़ लिया गया और उसे हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया गया, जहां उसे अपने पापों का हिसाब देना था। न्याय की जीत हुई थी और अन्याय का वह काला अध्याय अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। मीरा ने जूलियन की ओर देखा और उसकी आंखों में अब केवल अपार शांति और गहरा सम्मान था, जो उसने आज तक किसी के लिए महसूस नहीं किया था। उसने महसूस किया कि जूलियन ने न केवल उसकी जान बचाई थी, बल्कि उसके परिवार के मान सम्मान और उस महान विरासत को भी अमर कर दिया था। जूलियन ने मीरा का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे वचन दिया कि वे दोनों मिलकर इस स्थान को एक वैश्विक शोध केंद्र बनाएंगे। उन दोनों का सपना अब एक हकीकत बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ा चुका था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने उस प्राचीन किले को छुआ, तो वह और भी भव्य और गौरवशाली दिखाई देने लगा, जैसे वह अपनी मुक्ति का जश्न मना रहा हो। जूलियन और मीरा किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़े थे और नीचे फैली अपनी खूबसूरत वादियों को देख रहे थे, जहां अब शांति थी। जूलियन ने मीरा से कहा कि उनकी वसीयत का असली मकसद उन्हें इस मिट्टी की खुशबू और मीरा के प्यार से मिलाना था। मीरा ने मुस्कुराकर अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया और एक मधुर गीत गुनगुनाया। गांव के लोग भी किले के पास जमा हो गए थे और वे अपने रक्षकों की जय जयकार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अब विक्रम के आतंक से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई थी। जूलियन ने घोषणा की कि वे गांव के हर बच्चे के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की मुफ्त सुविधा प्रदान करेंगे और मीरा इस पूरे प्रोजेक्ट की मुख्य निदेशक होंगी। गांव वालों की आंखों में उम्मीद के आंसू थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक विदेशी उनके जीवन में इतना बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाएगा। मीरा के पिता ने जूलियन को गले लगाया और उन्हें वह प्राचीन अंगूठी भेंट की जो उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी और जिसका जोड़ा जूलियन के पास था। जब दोनों अंगूठियां एक साथ आईं, तो उन पर बना हुआ नक्शा पूरा हो गया, जो प्रेम और अखंडता का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक था। जूलियन ने महसूस किया कि उनके दादाजी ने यह सब बहुत पहले ही देख लिया था और उन्होंने जूलियन को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए यह पूरी योजना रची थी। जूलियन ने लंदन में अपनी मां को फोन किया और उन्हें अपनी शादी और भारत में ही बसने के अपने ऐतिहासिक फैसले के बारे में बहुत ही गर्व के साथ बताया। उनकी मां पहले तो हैरान हुई, लेकिन जूलियन की आवाज में वह सुकून और खुशी सुनकर उन्होंने अपनी सहमति और ढेर सारा आशीर्वाद बहुत ही प्यार से दे दिया। जूलियन अब एक सफल सीईओ के साथ साथ एक जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता और एक समर्पित प्रेमी भी बन चुके थे, जिनका जीवन अब पूरी तरह से सार्थक था। आने वाले हफ्तों में किले के भीतर मरम्मत का काम शुरू हो गया और दुनिया भर के बड़े विद्वान उस गुप्त कक्ष की पांडुलिपियों का अध्ययन करने के लिए वहां आने लगे। मीरा की आवाज अब केवल पहाड़ों में ही नहीं, बल्कि रेडियो और इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में गूंजने लगी थी, जिससे लोग मंत्रमुग्ध हो रहे थे। जूलियन ने एक ऐसी तकनीक विकसित की जिससे उन प्राचीन ग्रंथों का डिजिटल अनुवाद आसानी से किया जा सके, ताकि ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके। जूलियन और मीरा अक्सर शाम को उसी पहाड़ी पर बैठते थे जहां वे पहली बार मिले थे और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए बहुत देर तक बातें करते थे। उनका प्यार अब केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक अटूट शक्ति बन चुका था, जिसने बड़ी से बड़ी बाधाओं को पारा करने में उनकी बहुत मदद की थी।
मीरा ने जूलियन को अपनी भाषा के और भी कई सुंदर शब्द सिखाए और जूलियन ने उसे दुनिया के आधुनिक व्यावसायिक रहस्यों के बारे में बहुत कुछ बताया। विक्रम की जेल से आई खबरों के अनुसार वह अब अपनी करनी पर पछता रहा था और उसने अपने सभी सहयोगियों के नाम पुलिस को बता दिए थे, जिससे भ्रष्टाचार का पूरा नेटवर्क खत्म हो गया। जूलियन ने सुनिश्चित किया कि विक्रम को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सत्ता का ऐसा दुरुपयोग करने की हिम्मत न करे। न्याय प्रणाली पर लोगों का भरोसा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था, जो समाज के लिए बहुत अच्छा था। जूलियन ने अपने दादाजी की एक भव्य प्रतिमा किले के मुख्य द्वार पर लगवाई, जिस पर लिखा था कि असली विरासत वह है जो हम दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन अब केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को एक बेहतर और सुंदर स्थान बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। मीरा उनके इस महान उद्देश्य में उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा और सबसे मजबूत स्तंभ बनकर हमेशा उनके साथ खड़ी रही और उनका साथ दिया। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन गांव में एक बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के हजारों लोग अपनी परंपराओं के अनुसार नाचते और गाते हुए शामिल हुए। जूलियन ने भी राजस्थानी साफा पहना और मीरा के साथ लोक नृत्य किया, जिसे देखकर गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उन्होंने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। यह दो संस्कृतियों के मिलन का सबसे सुंदर और यादगार दृश्य था, जिसे लोग आने वाले कई दशकों तक याद रखेंगे। सुबह की पहली किरण ने गांव के आसमान को केसरिया और सुनहरे रंगों से भर दिया था। आज का दिन न केवल जूलियन और मीरा के लिए बल्कि पूरे थार रेगिस्तान के निवासियों के लिए एक ऐतिहासिक उत्सव का दिन था। चारों ओर ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी और गांव की गलियों को ताजे फूलों और रंगीन झंडों से बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान थी, क्योंकि वे अपने नायक और नायिका के मिलन के साक्षी बनने जा रहे थे, जो उनके रक्षक थे। जूलियन ने अपने कमरे के बड़े आईने में खुद को देखा, जहां वे एक पारंपरिक गहरे नीले रंग की रेशमी शेरवानी में बहुत ही प्रभावशाली लग रहे थे। उनके माथे पर बंधा हुआ राजस्थानी साफा उनकी दृढ़ता और इस मिट्टी के प्रति उनके गहरे सम्मान को साफ दर्शा रहा था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक कॉरपोरेट दुनिया का सीईओ इस तरह के पारंपरिक लिबास में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पारी की शुरुआत करेगा। उनके दिल में आज एक ऐसी शांति थी जो लंदन के किसी भी बड़े मुनाफे से नहीं मिली थी। गांव के विकास की गति अब जूलियन के कुशल नेतृत्व में चरम पर थी और चारों ओर खुशहाली का नया संचार हो रहा था। नए स्कूलों की इमारतें बनकर तैयार हो गई थी और खेतों में आधुनिक सिंचाई प्रणालियां पानी की हर बूंद का सदुपयोग कर रही थीं। जूलियन ने अपनी काले का कोठार खेतों पूरी दौलत को इस तरह निवेश किया था कि हर ग्रामीण अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र और स्वाभिमानी बन चुका था। विक्रम का वह काला साया अब हमेशा के लिए मिट चुका था और उसकी जगह उम्मीदों की एक नई सुबह ने ले ली थी। मीरा को उसकी सहेलियों और गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने एक बहुत ही सुंदर लाल रंग के लहंगे में सजाया था, जो उसके रूप को और निखार रहा था। उसके हाथों पर लगी गहरी मेहंदी की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी और उसमें जूलियन का नाम बहुत ही चतुराई से छिपाया गया था। मीरा की आंखों में आज वह चमक थी जो केवल सच्चे प्यार और अटूट विश्वास से ही मिल सकती है। उसने अपनी उस जादुई आवाज में एक प्रार्थना गुनगुनाई, जिसने वहां मौजूद हर महिला को भाव विभोर कर दिया। लंदन से जूलियन की माँ और उनके कुछ बेहद करीबी दोस्त भी इस भव्य विवाह समारोह में शामिल होने के लिए विशेष विमान से भारत पहुंचे थे। वे इस मरुस्थलीय भूमि की सुंदरता और यहाँ के लोगों के निस्वार्थ प्यार को देखकर पूरी तरह से दंग और चकित रह गए थे। जूलियन की माँ ने मीरा को पहली बार देखते ही उसे गले लगा लिया और उसे अपने परिवार की नई लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया। उन्हें अब समझ आया कि उनके बेटे ने क्यों इस साधारण दिखने वाली लेकिन असाधारण लड़की को चुना था। विवाह की रस्मों के बीच जूलियन के वकीलों की टीम ने वह अंतिम कानूनी दस्तावेज पेश किया, जिसमें दादाजी की वसीयत की सभी शर्तों के पूरा होने की पुष्टि की गई थी। जूलियन ने उन कागजों पर बहुत ही गर्व के साथ हस्ताक्षर किए, लेकिन उनके लिए अब उन अरबों की संपत्ति का महत्व बहुत कम हो गया था। उनके पास अब मीरा का वह अनमोल प्यार था जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती थी।
और जो उनकी आत्मा को तृप्त कर रहा था। वसीयत केवल एक माध्यम थी, लेकिन मंजिल बहुत ही सुंदर थी। विवाह मंडप को उस प्राचीन मंदिर के पास बनाया गया था, जिसे जूलियन और मीरा ने विक्रम के चंगुल से बहुत ही बहादुरी के साथ बचाया था। वहां के प्राचीन पत्थरों और नक्काशीदार खंभों के बीच अग्नि के फेरे लेना उन दोनों के लिए किसी आध्यात्मिक अनुभव से कम नहीं था। मंत्रोच्चार की गूंज और हवन की पवित्र अग्नि ने पूरे वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया था। जूलियन और मीरा ने एक दूसरे का हाथ थामकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का अटूट और पवित्र वचन लिया। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, मीरा ने अपनी मधुर आवाज में एक लोक गीत गाना शुरू किया, जो विदाई और नए जीवन की शुरुआत का एक अद्भुत संगम था। उसकी आवाज पहाड़ों से टकराकर पूरे रेगिस्तान में फैल गई और ऐसा लगा जैसे प्रकृति भी इस मिलन पर अपनी असीम खुशी जाहिर कर रही हो। जूलियन ने मीरा की ओर देखते हुए महसूस किया कि उनकी जिंदगी का सबसे कठिन सफर अब एक बहुत ही खूबसूरत मंजिल पर पहुंच चुका है। वे दोनों अब एक दूसरे की अधूरी कहानियों के सबसे सुंदर हिस्से थे। अगले कुछ दिनों में जूलियन ने उस सांस्कृतिक केंद्र का औपचारिक उद्घाटन किया, जो अब विश्व स्तर पर शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया था। वहां मीरा की गायकी को रिकॉर्ड करने के लिए एक आधुनिक स्टूडियो भी बनाया गया था, ताकि उसकी आवाज पूरी दुनिया के कानों तक पहुंच सके। गांव का हर बच्चा कंप्यूटर पर पढ़ाई कर रहा था और उनके पास वैश्विक स्तर का ज्ञान प्राप्त करने के साधन उपलब्ध थे। जूलियन ने अपना वादा पूरी निष्ठा के साथ निभाया था। विक्रम की जेल से आई अंतिम रिपोर्ट के अनुसार उसने अपनी सभी गलतियों को स्वीकार कर लिया था और वह अब अपने पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उसके अवैध साम्राज्य से जब्त की गई राशि को जूलियन ने एक ट्रस्ट में डाल दिया था, जो अनाथ बच्चों की परवरिश और शिक्षा का काम करता था। इस तरह बुराई से निकली दौलत का इस्तेमाल अब समाज की भलाई और उत्थान के लिए किया जा रहा था। न्याय की यह जीत पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा और प्रेरणादायक उदाहरण बन गई थी। समय तेजी से बीतता गया और जूलियन और मीरा के जीवन में खुशियों के नए रंग भरते गए, क्योंकि वे अब एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उन्होंने राजस्थान की इस तपती धूप और धूल भरी जमीन को अपना स्थायी घर बना लिया था और लंदन के अपने व्यापार को वे यहीं इंजरान सिसानी हो लुक से समय तपती धूप की प्रोक्ता को विनी से संचालित करते थे। जूलियन ने साबित कर दिया था कि एक सफल लीडर वही है जो अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत रखता हो। उनका जीवन अब एक आदर्श बन चुका था। मीरा ने अपने संगीत विद्यालय के माध्यम से सैकड़ों गरीब लड़कियों को अपनी कला सिखाई और उन्हें समाज में एक नई पहचान और सम्मान दिलाया। उसकी आवाज को अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुना जाने लगा था और उसने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किए, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। जूलियन हमेशा उसकी सफलता के पीछे एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहे और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन दोनों के बीच का प्रेम समय के साथ और भी गहरा होता गया। एक शाम जब सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, जूलियन और मीरा अपने छोटे बेटे के साथ उसी घाटी में बैठे थे जहां वे पहली बार मिले थे। उनका बेटा भी अपनी मां की तरह बहुत ही सुरीली आवाज में प्रकृति के गीत गुनगुना रहा था, जिसे सुनकर जूलियन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनके दादाजी की वसीयत ने उन्हें केवल पैसा नहीं, बल्कि एक बहुत ही समृद्ध और सुखी वंश प्रदान किया था। वे अब पूरी तरह से पूर्ण थे। जूलियन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई वह पुरानी अंगूठी देखी और उन्हें याद आया कि कैसे एक छोटे से पत्थर ने उनके जीवन की पूरी दिशा बदल दी थी। उन्होंने मीरा का हाथ थाम लिया और कहा कि वे दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्हें एक ऐसी जीवन संगिनी मिली जिसने उनकी आत्मा को जगाया। मीरा ने मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर अपना सिर रखा और कहा कि प्यार ही वह असली खजाना है जिसे ढूंढने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती। गांव में अब हर साल एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है जिसे वैन मीरा उत्सव के नाम से जाना जाता है और जहां दुनिया भर के कलाकार आते हैं।
यह उत्सव उस संघर्ष और जीत की कहानी कहता है जिसने एक विदेशी सीईओ और एक साधारण चरवाही को उत्सव के नाम से जाना जाता है, और फिर दुनिया भर के कलाकार आते हैं और वैन मीरा उत्सव के नाम से जाना जाता है। हमेशा के लिए एक कर दिया था। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति उस प्यार की खुशबू को महसूस कर सकता है जो आज भी रेगिस्तानी हवाओं में गहराई से बसी हुई है। यह प्रेम कहानी अब राजस्थान के लोकगीतों का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। जूलियन ने एक नई किताब लिखी जिसका शीर्षक हृदय का रेगिस्तान रखा गया, और जिसमें उन्होंने अपनी इस पूरी यात्रा और मानसिक बदलाव को बहुत ही विस्तार से साझा किया। यह किताब दुनिया भर में बेस्ट सेलर बनी और इसने लाखों लोगों को अपने सेलर बदलाव, सपनों का पीछा करने और मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। जूलियन अब केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक विचारक और समाज सुधारक के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते थे। उनकी साख अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। किले के भीतर का वह गुप्त कक्ष अब एक राष्ट्रीय संग्रहालय बन चुका था, जहां हजारों लोग भारत के गौरवशाली इतिहास को करीब से देखने आते थे। जूलियन और मीरा ने सुनिश्चित किया कि वहां की सुरक्षा और गरिमा हमेशा बनी रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी जड़ों से जुड़ी रह सकें। उन्होंने साबित कर दिया कि विकास का असली मतलब केवल ऊंची इमारतें बनाना नहीं, बल्कि अपनी प्राचीन संस्कृति और मूल्यों को सहेजना भी होता है। यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। रात के समय जब पूरा गांव सो जाता था, मीरा आज भी अपनी छत पर बैठकर वही पुराना गीत गाती थी जिसे सुनकर जूलियन को गहरी और मीठी नींद आती थी। उनकी जिंदगी में अब कोई भागदौड़ या कॉरपोरेट तनाव नहीं था, बस एक सुकून भरी शांति और एक दूसरे का अटूट साथ था। वे जानते थे कि आने वाली हर सुबह उनके लिए नई खुशियां और नए अवसर लेकर आएगी, क्योंकि उनका आधार प्रेम और ईमानदारी पर टिका था। उनकी कहानी एक सुखद अंत तक पहुंच चुकी थी। जूलियन ने अपने दादाजी की आत्मा से मन ही मन बात की और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने जूलियन को इस रास्ते पर भेजा जिसने उसे एक असली इंसान बनाया। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम प्यार न करना है, और वे बहुत खुश थे कि उन्होंने वह जोखिम उठाया और जीत हासिल की। उनकी आंखों के सामने अब केवल एक उज्जवल और सुनहरी भविष्य की छवि थी जो खुशियों से भरी थी। वे दोनों अब अपने सपनों के साम्राज्य के सच्चे और न्यायप्रिय शासक थे। कहानी का यह समापन केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई और अमर शुरुआत थी जो आने वाली कई पीढ़ियों को सही रास्ता दिखाएगी और प्रेरित करेगी। राजस्थान की माटी ने जूलियन को अपनाया और जूलियन ने इस माटी को अपनी आत्मा में बसा लिया, जिससे एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। जूलियन और मीरा का प्यार हमेशा उन पहाड़ों और वादियों में गूंजता रहेगा और लोगों को याद दिलाता रहेगा कि जहां सच्चा प्यार है, वहीं असली ईश्वर का वास होता है। समय की धूल इस कहानी को कभी धुंधला नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह कागज पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर लिखी गई है जो हमेशा जीवित रहती है। जूलियन और मीरा ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के प्रति समर्पित कर दी और दुनिया को दिखाया कि दोस्त कहानी की दिलों पर एक मीशा से एल और एक मीशा अलग अलग दुनिया के लोग भी एक हो सकते हैं। उनकी आवाज, उनका साहस और उनका बलिदान हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो चुका है। यह एक पूर्ण और सार्थक जीवन का चरमोत्कर्ष था।